अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 हमने फ़िज़िक्स का शुरू किया हुआ है, वेव्स। उसका जो टॉपिक हमारे पास आज इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में जो स्पीड, साउंड की स्पीड है ना, वो कितनी है। ठीक है जी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में जो साउंड की स्पीड है वो हमने आज फाइंड करनी है कि वो कितनी होती है। ठीक है जी, तो वो हम फाइंड करते हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड देयर स्पीड डिपेंड अपॉन। सबसे पहले तो आपने याद रखना है जो वेव की जो स्पीड होती है, साउंड की जो साउंड वेव्स होती है, वो जो कौन सी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है? क्योंकि जो साउंड की वाइब्रेशन के जो पार्टिकल होते हैं मीडियम में, वो हमारे पास पैरेलल होते हैं वेव की डायरेक्शन के। ठीक है जी, वो आपस में पैरेलल होते हैं। इस वजह से जो वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। एमसीक्यूज़ के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास साउंड वेव है वो कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है जी, अब ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो उस मीडियम की कंप्रेसिबिलिटी यानी उसका दबना, उसका क्या दबना, यानी इसको हम इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। अब आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा यंग मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस। अब उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेट बटा स्ट्रेन, यही था फॉर्मूला, स्ट्रेट बटा स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ का दबना। क्या होता है? किसी भी चीज़ का हमारे पास दबना होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स का एरिया, उसके एरिया पर दबता है ना। जितना उसका एरिया होगा फोर्स उतनी ज़्यादा दबेगी। अब दूसरी जो हमारे पास ट्रेन होता है वो किसके ऊपर होता है, इसकी स्पीड के होता है। जब वो स्पीड डेल्टा वी ओवर वी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह ही होता है ना। ये हमारे पास आपने पढ़ा था इलास्टिक मॉडुलस। एक तो हमारे पास साउंड की स्पीड हमारे पास कंसर्वेबिलिटी यानी उसकी इलास्टिक मॉडुलस पर होती है, और दूसरी वो उसकी इनर्शिया पर होती है। अनर्शिया किसी जिस्म की ज़िद होती है, यानी वो अपनी मोशन को बरकरार रखने, या तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, या वो हमारे पास मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ये उसका अनर्शिया कहलाता है। या वो किसी मीडियम की डेंसिटी। इन दो चीज़ों पर हमारे पास साउंड की स्पीड डिपेंड करती है, एक उसकी इलास्टिक मॉडुलस पर और एक उसकी डेंसिटी पर। ठीक है जी, ये साउंड की स्पीड आपके पास डिपेंड करती है। लेट कर लें कि ई हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस है, ई हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस है, और रो हमारे पास ये डेंसिटी है। रो हमारे पास इसकी डेंसिटी है। तो स्पीड साउंड की जो हमारे पास स्पीड है एयर में, तो वो हमारे पास क्या होगी, अंडर रूट ई ओवर रो। ठीक है जी, ये हमारे पास साउंड की स्पीड होगी एयर में। आगे बात समझ में। अब आपने याद रखना है कि जो साउंड की स्पीड होती है एयर में वो बहुत ही लेस होती है। क्यों? क्योंकि वो गैस है। साउंड जो हमारे पास हवा है वो एक गैस है। आगे बात समझ में। तो आपने लिखना है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मच ग्रेटर देन इन गैस। क्यों? क्योंकि हमारे पास साउंड जो हमारे पास सॉलिड होता है उसमें जी हमारे पास उसके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं आपस में। गैस के आपके ज़्यादा दूर दूर होते हैं मालिक्यूल्स। ठीक है जी, इस तरह कि आपके पास सॉलिड में डिस्टर्बेंस ज़्यादा आसानी से क्रिएट की जा सकती है, बजाय कि गैस में डिस्टर्बेंस कम क्रिएट की जाती है। तो स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है वो हमारे पास साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है। ठीक है जी, गैस में या एयर में वो कम होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने देखना है कि न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब आपने न्यूटन्स का जो न्यूटन ने सबसे पहले तो साउंड की स्पीड को एयर में मुतारिफ करवाया था कि साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है। ठीक है जी, ये न्यूटन ने बताया था। कि न्यूटन में आपने हमें क्या बताया था न्यूटन ने, तो वो आप जी हम इधर देखते हैं कि न्यूटन में हमें क्या बताया था। अब लिखना है कि आपने न्यूटन एम्यूशन, क्या जी न्यूटन ने हमें क्या बताया था। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है हमारे पास, उसमें जी उसमें क्या पैदा होता है, कंप्रेशन और रियरफेक्शन। यहाँ कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन और रियरफेक्शन। ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट रफ पैदा होता है,
इस तरह क्रस्ट तरफ और लॉन्गिट्यूडनल वे में कंप्रेशन और रियरफेक्शन पैदा होता है। तो न्यूटन ने एज्यूम्ड किया था कि जो हमारे पास कंप्रेशन होता है वो हवा में प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। न्यूटन ने एज्यूम्ड किया था या बताया था कि जो हमारे पास कंप्रेशन होता है वो हवा में प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। और जो रियर फैक्शन होता है वो क्या करता है, रियर फैक्शन हवा में जो हीट पैदा होती है ना उसको फिर दोबारा ठंडा कर देता है। ये हमारे पास आवाज़ आ रही है ना, या हमारे पास कंप्रेशन पैदा होगा फिर रियर फैक्शन, इधर हवा की जो हीट बढ़ेगी, रियर फैक्शन पैदा होगा तो वो इस हीट को ठंडा कर देगा। इस तरह फिर हीट बढ़ेगी फिर उसको ठंडा करेगी, यानी उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है जी। न्यूटन एज्यूम द कंप्रेशन प्रोड्यूस हीट इन एयर एंड रियर फैक्शन कंपेंसेट दैट द हीट टू सो द टोटल टेम्परेचर ऑफ द एयर रिमेन सेम। और जो हमारे पास हवा का जो टोटल टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है जी। ये तो न्यूटन ने हमें बता दिया। इस जो हमारे पास कभी हीट हो कभी उसको ठंडा हो जाए, फिर हीट हो कभी ठंडा हो जाए, इस अमल को हम आइसोथर्मल अमल कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आता है कि जब हीट हमारे पास ठंडी जगह में यानी उनका टोटल टेम्परेचर सेम रहे तो हमारे पास कौन सा अमल पैदा होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो आपने बता रहा है कि उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस पैदा होता है। ठीक है जी। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस पैदा होगा। आगे बात समझ में। अब आपने क्या करना है, लेट पी एंड वी आर प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में आपने 2 लॉज पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, एक का चार्ल्स लॉ पढ़ा था आपने। ठीक है जी। एक आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, एक चार्ल्स लॉ पढ़ा था। अब जो बॉयल्स लॉ है इसमें प्रेशर और वॉल्यूम आता था। अब इसमें हमने बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करना है। कौन सा लॉ इस्तेमाल करना है, बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करना है। आपने लेट कर लेना कि पी और वी प्रेशर है एंड वॉल्यूम है एयर में। बिफोर पासिंग साउंड, साउंड के पास करने से पहले हमारे पास प्रेशर पी है और हमारे पास वॉल्यूम वी है। जब वो साउंड हमारे पास साउंड वेव एयर में पास कर जाएगी तो जो हमारे पास प्रेशर हो जाएगा वो डेल्टा पी, पी प्लस डेल्टा पी, ये हमारे पास प्रेशर हो जाएगा। और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बात समझ में। सबसे पहले आपने देख रहा है कि जब जो साउंड है हमारे पास वो जब एयर में पास नहीं थी हुई तो उससे पहले प्रेशर पी था और वॉल्यूम वी था। जब हमने साउंड को एयर में पास कर दिया तो हमारे पास जो प्रेशर बन जाएगा वो पी प्लस डेल्टा पी और जो वॉल्यूम हो जाएगा वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, नाउ बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ आपने इस्तेमाल करना है। बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास पी वी है ना इसके प्रोडक्ट को आपने, ये हमारे पास साउंड का प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमारे पास एयर का प्रेशर और वॉल्यूम साउंड गुजरने से पहले का है। अब ये डेल्टा पी ये उसके बाद का प्रेशर और वॉल्यूम है, वी माइनस डेल्टा पी, वी ये उसके बाद का है। अब इन दोनों को आपस में बराबर रख लेना है। ठीक है जी, बराबर रखा। अब ये देखिए इस पी ने पहले वी के साथ हो रहा है तो पी वी आ जाएगा, फिर पी ने डेल्टा वी के साथ तो पी डेल्टा वी, फिर डेल्टा पी ने वी के साथ तो डेल्टा पी वी, फिर माइनस डेल्टा पी और डेल्टा वी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। ठीक है जी। दोनों अंदर आपने उन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो आपको पता है कि जो डेल्टा पी और डेल्टा वी है हमारे पास ये बहुत छोटी वैल्यू है, हमारे पास बहुत ही स्मॉलर और छोटी वैल्यू है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास कोई भी वैल्यू छोटी आ जाए, बड़ी के साथ छोटी छोटी वैल्यू आ जाए तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, वो ज़ीरो ही होती है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ भी आपने डेल्टा पी और डेल्टा वी को नज़रअंदाज कर देना है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल छोटी वैल्यू है। आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब जो ये वाला पी वी इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे तो ज़ीरो इक्वल पी डेल्टा ज़ीरो इक्वल माइनस पी डेल्टा वी प्लस
वी डेल्टा पी। आगे बात समझ। अब इसको आपने इस तरफ ले आना है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आप इधर इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मैं थोड़ा करीब करके दिखा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का हो जाएगा, आपने इधर से पी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पी की वैल्यू, पी इधर आएगा, जो ये डेल्टा वी होगा ये उसके जाके बटे में डिवाइड हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब आपने पहले बताया था या पहले हमने पढ़ा था कि इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी और वी डिवाइड बाय वी। आगे बात समझ में। ये भी वही चीज़ नहीं बन गई, डेल्टा पी ओवर वी वी, यानी हमने प्रेशर और एरिया का आपस में रखा था ना, तो प्रेशर और एरिया, फोर्स और एरिया, ये देखें कि फोर्स और एरिया आपके पास किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल ही होता है। तो उनकी जगह डेल्टा पी ना आ गया, तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी ये किसके बराबर हुआ, इलास्टिक मॉडुलस के बराबर हुआ। ठीक है जी, इलास्टिक मॉडुलस के बराबर हुआ। तो फिर हमने ये फाइंड कर लिया या हमने ये साबित कर दिया कि जो हमारे पास प्रेशर होगा साउंड गुजरने के बाद का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा इलास्टिक मॉडुलस के। ये हमने पहली प्रॉपर्टी हमने जी इसकी बता दी कि जो हमारे पास साउंड में स्पीड, एयर में जो स्पीड, साउंड की स्पीड है वो एक चीज़ पर, पहली चीज़ पर डिपेंड करती है इलास्टिक मॉडुलस के। तो वो जी हमने उसका बता दिया कि प्रेशर इक्वल है ई के, ये बता दिया। अब जी हमने V इज़ इक्वल डेल्टा पी ओवर रो। तो आपको पता है एयर का प्रेशर कितना होता है, 0.76, यही होता है ना एयर का प्रेशर हमारे पास। और एयर की हमारे पास प्रेशर हमारे पास 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी हमारे पास डेंसिटी कितनी होती है 1.29। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 280 मीटर पर सेकेंड आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो ये हमने जी पहला चीज़ फाइंड कर ली कि जो प्रेशर होगा वो इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये जी न्यूटन में हमें बताया था कि हवा में कंप्रेशन पैदा हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, रेयरफेक्शन पैदा हो तो उन दोनों का आपस में हीट को ठंडी में तब्दील कर देती है, तो टेम्परेचर सेम रहता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है जी, फिर हमने बॉयल्स लॉ लगा के फिर हमें इसे प्रूव कर दिया कि प्रेशर इक्वल है इलास्टिक मॉडुलस के। ठीक है जी, ये था इस लॉ का पहला हिस्सा। ठीक है जी, ये था इस लॉ का पहला हिस्सा। अब इसके लॉ को ड्रा बैक इन न्यूटन फार्मूला। अब दूसरे हमने करना है कि जो न्यूटन का जो फार्मूला होगा ना ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये गलत साबित होगा। फिर एक और नए बंदे ने इसे जी फार्मूलों को सही बताना है, तो वो जी वो वाला लेक्चर हमने कल की वीडियो में पढ़ेंगे। हाफ एक वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और हाफ एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।